हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू स्टडी एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन संगाना द्वारा लिखी गई बुक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली इस बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं दीपक यादव आपके लिए पूरी बुक की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में ये पूरी बुक को कवर किया है। आपने देखे होंगे सारे लेक्चर्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बुक में दी गई हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेक्चर सीरीज़ को देखना है पूरा का पूरा और साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। अगर आपको कोई भी गाइस प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरीज होती हैं आपको रिगार्डिंग और प्रिपरेशन और एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं, फेसबुक, और साथ ही साथ मेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को जितने भी स्टडी आईएएस के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर। तो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और जैसे कि आप लोग को पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर 3 मेगा बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की, और ये 27 जुलाई से बैचेस स्टार्ट होंगे। तो गाइज, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ये बैचेस तीनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। ठीक है, बायलिंगुअल जीएस बैच कोर्स और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स तीनों में ही अवेलेबल हैं। और आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है इसके लिए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो भले ही आप चाहे 2 साल का लेते हैं या फिर 1 साल का लेते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ये स्टडी आईएएस कोड इस्तेमाल करोगे, जैसा आप देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हुए स्टडी आईएएस कोड का इस्तेमाल करोगे, देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो कि सबको चाहिए होता है। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू यूज दी स्टडी आईएएस कोड इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। साथ ही साथ यहाँ पर अनअकैडमी पर आप एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल फ्री है ये। 7:30 PM में डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, तो आप यहाँ पर इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर करा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर हमारा 19 कवर किया था, जिसमें हमने पूरा का पूरा अवार्ड्स एंड ऑनर्स को ख़त्म कर दिया था। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 20 की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 की, और लॉ एंड कल्चर। ठीक है, आज लॉ एंड कल्चर को कवर करेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से जो लॉज को बनाए गए हैं, जो हमारी कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आर्टिकल्स है कौन, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 49 की, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल वैल्यू। देन वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 51 का AF है ना, उसके बारे में बात करेंगे कि वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर। उसके बाद बात करेंगे उसके अंदर ही कुछ हमारे एक्ट्स हैं, जैसे कि जो हमारे जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कुछ एक्ट्स बनाए थे। उसके बाद कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एक्ट बने। ठीक है, आज़ादी के बाद कुछ एक्ट बनाए गए कि किस तरीके से हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो कवर करते हैं इंटरेस्टिंग वे में, जैसे कि हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, इंट्रोडक्शन हम सारे चैप्टर्स का ही देखते हैं, है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन में पता तो चल जाएगा कि हाँ क्या बात करने वाले हैं हम लोग। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें 3 सेक्शंस हैं, स्पेशली डेजिग्नेट करे गए हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो भी हमारी इंडियन कल्चर है, जो भी हमारी परंपरा आई है चलती हुई पहले से, ठीक है, जो भी हेरिटेजेस हैं हमारे, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, संविधान में 3 आर्टिकल हैं। तो ठीक है, उसके बाद जो एक गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गो इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ द प्रिजर्वेशन बिकॉज द हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट क्राफ्ट्स, उसके बाद आर्टिफैक्ट्स इम्प्रेस अपॉन द वर्ल्ड अबाउट आवर नेशंस हेरिटेज एंड इंपॉर्टेंस। यानी कि जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों ने मिलकर काम करा है अच्छी तरीके से कि अपने जो हमारा कल्चर है, संस्कृति, उसको प्रोटेक्ट कैसे करा जाए। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है, जैसे कि हमारे पहले का इतिहास हो गया, कुछ आर्ट्स वगैरह बनाई गई लोगों के द्वारा, कुछ हमें फाइंडिंग्स मिली, जैसे कि हमने पहले भी कवर किया है। जो चीज़ें हम लोगों ने मिली हैं हम लोगों को, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आर्टिकल्स बनाए गए हैं। तो उसी के बारे में चैप्टर में बात हो रही है, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले 3 आर्टिकल जो कि प्रोटेक्ट करेंगे हमारी नेशनल हेरिटेज को, जो हमारी परंपरा है उसे। साथ ही साथ यहाँ पे जो लिस्ट करी गई है, एलेबोरेट करेगा सम फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो फिर यहाँ पे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले, जो कि हमारी आर्ट और एंटिक्विटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। एंटिक्विटीज़ यानी कि जो प्राचीन काल था हमारा, पहले पुरातन वाला काल था, उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को मिली है, क्या क्या चीज़ हमारी परंपरा है, उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सबको ऐसे ही यहाँ पर चलते रहने के लिए यहाँ पर ये सब आर्टिकल्स हमारा काम करते हैं। नाउ सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 29, जो कि काम करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए। सबसे पहले बात करें, जो ये आर्टिकल है, ये फोकस करता है पूरी तरह से डिफेंस ऑफ द कल्चर। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ का कल्चर वगैरह उनके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले फोकस करता है।
उसके बाद यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कोई भी सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, कोई भी यहाँ पर कोई भी सिटीजन का सेक्शन अगर कहीं भी रह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या भी इंडिया में कहीं भी रह रहा है, ठीक है, और इसकी कोई अलग लैंग्वेज है, ठीक है, अलग भाषा है, उसकी कोई स्क्रिप्ट है, उसका कोई अलग संस्कृति है, तो उसके पास हक है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, तो उसके पास हक है कि उसको कंजर्व करे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कोड क्लैरिफाई करता है कि ये अलाउ करता है किसी भी कम्युनिटी को, जैसे कि हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई, ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ की, छत्तीसगढ़ की हो गई, राजस्थान की हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की हो गई, ओडिशा हो गया, साथ ही साथ हमारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, पारसीज हो गए, जैसे हम जोरास्ट्रियनिज्म कहते हैं, पारसीज हो गए, इन ये सब अपने लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। इनके पास हक है कि अपना ये कल्चर, जो उनकी संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उनका जो लिटरेचर है, ठीक है, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी अपनी जो अलग संस्कृति, अलग अलग उनका कल्चर है, ठीक है, अलग रिलीजन है, तो वो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके, उनका पूरा पूरा हक है उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो उसी के लिए आर्टिकल 29 है कि जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ का वो उसको प्रोटेक्शन में रखे। उसके बाद यहाँ पे ये और चीज़ें क्या कंफर्म करता है, राइट टू रिसीव हेल्प फ्रॉम द स्टेट, यानी कि जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं उनके पास ये भी राइट है कि वो हेल्प ले सकें स्टेट से, ठीक है, स्टेट से ले सकें, स्टेट फंडेड एजेंसी जो फंड वगैरह देती है एजेंसी, उससे हेल्प ले सकें। किस चीज़ में हेल्प ले सकें, अपने जो कल्चर है, अपना हेरिटेज, अपनी जो परंपराएं हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उन चीज़ों के लिए पैसा वगैरह भी ले सकती है, हेल्प ले सकती है स्टेट से। ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिकल 29 में मैंशनड है। उसके बाद ये और भी क्या बताती है, ये मेक करती है डिस्टिंक्शन दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड असिस्टेंस, यानी कि ये भी चीज़ बताई गई है आर्टिकल 29 में कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो मेंटेन करता है स्टेट को, ठीक है, मेंटेन करा जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक है, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, हमारा लैंग्वेज, रेस, अगर कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर जाता है तो जो सिटीजन है उसे उसकी बात माननी चाहिए, जो स्टेट बोल रहा है उसको बात माननी पड़ेगी, ठीक है, वो मना शैल बी डिनाइड असिस्टेंस, ठीक है, तो वो माननी नहीं चाहिए, मतलब कि वो डिनाई भी कर सकता है, मानेगा लेकिन वो मना भी कर सकता है उसका असिस्टेंस को लेकर। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है कि वो अपनी जो कल्चर है, अपना जो परंपरा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा पूरा हक है, इस आर्टिकल में बताया गया है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, आर्टिकल 29 इस बेसिकली किस चीज़ के बारे में है कि यहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, जितने भी छोटे छोटे हमारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ अलग अलग हो गई, हमारी पारसीज वगैरह हो गई, बहुत छोटी सी कम्युनिटी है पारसी, जैसे हमने अपने रिलीजन चैप्टर में पढ़ा था, तो वो अपनी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना हो, ये सारे हक इसमें बता दिए गए हैं, ठीक है, दिस इज़ द थिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 49, 29 के बाद डायरेक्ट 49, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए, ठीक है, जो अभी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही साथ जो प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल वैल्यू में आती हैं, ठीक है, जो पूरे ग्लोबली यहाँ पर पूरे नेशनली देखी जाती हैं कि हाँ भाई इंडिया में ये जगह है, जैसे हमारा कोई भी मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल है, हाँ इंडिया में ताजमहल है, तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह इन सब की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 49। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। तो जो ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या बताता है, जो इम्पोर्टेंस है सारे मॉन्यूमेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स की, जो कि इंडिया के हेरिटेज को बिलोंग करती हैं, यानी कि इंडिया की कल्चर को, इंडिया को, परंपरा को, ये सारी बिलोंग करती है मॉन्यूमेंट्स, जो ये पीसेस हैं नेशनल सिग्निफिकेंस, यानी नेशनल सिग्निफिकेंस एक दर्शाते हैं, ये सब प्रोटेक्शन में आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है, जिस स्टेट में मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। अगर कोई यहाँ पे दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लॉ बनाया है उसने, यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन है स्टेट की, यानी कि स्टेट की दायित्व है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने मॉन्यूमेंट को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, आर्टिस्टिक थिंग्स हैं जो हमने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के दौरान मिली हैं, ये सारी चीज़ें जो इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हैं छोटी मोटी, जैसे पॉटरीज, स्कल्पचर्स वगैरह हो गई, हमारी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हो गए, तो सारी चीज़ें जो भी मिली हैं उनको प्रोटेक्ट करके रख सके, ये हमारा स्टेट का काम है। सेकेंड, जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट हो उसे डिक्लेयर करा गया है बाय और अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को उस लॉ के अंडर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको वो सेव करना चाहिए, हाँ ठीक है, उसे बचाना चाहिए किससे, जो स्पॉलेशन से, सजा डिसफिगरमेंट से, अगर उसकी कोई डिसफिगरमेंट कर जाए, फिगर वगैरह चेंज करी जाए या फिर उसे तोड़ फोड़ करी जाए, उसे हटाया जाए, तो ये सारी चीज़ों से बचाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो पार्लियामेंट के लॉ के अंडर में आता है, ठीक है। नाउ अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, दैट इज आर्टिकल 51AF, ठीक है। ये क्या बताता है, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि इंडियन कल्चर जो हमारा है, इंडियन संस्कृति जो चलती हुई आई है, परंपरा आई है हमारी, उसको, उसकी वैल्यू क्या है,
उसको प्रिजर्व कैसे करें, उसे बचाएं कैसे, ये सारी चीज़ें हमारी इस आर्टिकल 51 में मैंशनड है। तो जैसे कि हमने दोनों आर्टिकल पढ़े वैसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें क्या चेंज हुई हैं। आर्टिकल 51A यहाँ पे एक पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारा आर्टिकल 51 पार्ट है, ठीक है। हर सिटीजन ऑफ इंडिया की यहाँ पे जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका पार्ट है हमारा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डायरेक्ट करता है कि जो भी पीपल हैं वैल्यू करते हैं, प्रिजर्व करते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है लोगों को, यानी कि अब यहाँ पर कोई स्टेट की जिम्मेदारी नहीं, कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि साथ ही साथ स्टेट तो चलो देख रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है, लेकिन अब जितने भी लोग हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उनका भी हक बनता है कि वो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलें, है ना। ये दिस ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन द ट्रेडिशन ऑफ आवर सोसाइटी एंड द लॉज मेड टू गवर्न इन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये इस चीज़ के भी ऊपर पॉइंट उठाता है कि यहाँ पे एक लिंक है, एक थोड़ा सा जुड़ाव है किस चीज़ के बीच में, हमारा जो ट्रेडिशन चलता हुआ आया है सोसाइटी में, साथ ही साथ जो लॉज बनकर आए हैं कि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। सो सही बात है, लिंक है इसमें। जो ये कल्चर है ये रिफ्लेक्ट करता है एवर चेंजिंग सोसाइटी, साथ ही साथ जो लॉ है शैल प्रिजर्व इट एंड द सिटीजन शुड पे देयर पार्ट इन इट, कि जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति, ये सब जो चलती हुई आई है, इसमें हक बनता है हम सिटीजन हम जो सिटीजन है इंडिया के, हक बनता है कि हम लोग इस चीज़ में पार्ट लें और अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। अपार्ट फ्रॉम दीज आर्टिकल, इस आर्टिकल से हटकर, ठीक है, जो हमने आर्टिकल अभी डिस्कस किया 51 का ए, इससे हटकर यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ मेकर्स है ये डिवाइस करते हैं कुछ और भी एक्ट्स यहाँ पर, ठीक है, कुछ और भी एक्ट्स बताए हैं इन्होंने जो कि पनिश करते हैं, जो कि यहाँ पर जो है दंड देंगे, जो कि यहाँ पर ये जो लॉज वगैरह बनाए गए हैं वो तोड़ेगा, जो इंसान ये लॉ वगैरह को तोड़ेगा उसे दंड वगैरह दिया जाएगा। और कुछ प्राइमरी एक्ट्स हैं, वो कौन कौन से प्राइमरी एक्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। अब इंडियन ट्रेजर के नाम से क्या समझ में आएगा आपको, जो हमारा इंडिया का जो हमारी खजाना वगैरह है उससे रिलेटेड एक्ट है हमारा 1878। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट करा था ये एक्ट ताकि प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, उसकी सुरक्षा कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, जो भी यहाँ पर हमारे खजाना वगैरह मिला है इंडिया में, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ये इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट करा था, इस एक्ट को लेकर आई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी गुड्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के दौरान मिले हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू हैं, ये सब प्रोटेक्ट करे जाएंगे। और यहाँ पर ये एक सो दैट अ डायरेक्टरी कुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द ट्रेजर्स एक्यूमुलेटेड दे कुड बी लॉफुली डिस्पोज्ड, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर, जैसे कि अब हमारा ट्रेजर वगैरह उसको बचाने के लिए, साथ ही साथ जो ये जो है लॉफुली यहाँ पे जो सारी चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, अगर यहाँ पर जैसा हम एक्ट के दौरान एक्ट के साथ अगर सारी चीज़ें चलती हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक भी करी जा सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जो लॉ जैसा चलेगा, अगर कोई यहाँ पर ऐसा सिस्टम उठता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियस सी बात है एक्ट काम करेगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं जो कि एड्रेस होते हैं इस एक्ट में, वो कौन कौन से कंसर्न हैं। हमारा जो अभी उसी की बात हो रही है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट की, इसमें कुछ कंसर्न्स क्या क्या हैं। जो कोई भी खजाना हो जो कि डिस्कवर करा गया था उसे डिक्लेयर करा जाएगा कंसर्न ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी बनेगी। साथ ही साथ जो भी कोई उसका नियर गवर्नमेंट हो गए उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि जितनी यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो भी ट्रेजर है, जो भी खजाना है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को दी जाए, ठीक है, इसके अंदर आता है ये भी सिस्टम। फिर उसके बाद इफ़ समवन डज नॉट फॉलो दिस डायरेक्टिव, यहाँ पे अगर कोई ऐसा होता है कि जो इन डायरेक्टिव को, इन सारी जो हमारी सिचुएशंस हैं, इन सारी जो हमारे डायरेक्शंस हैं, इनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके खिलाफ स्टेप उठाया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लग सकती है और काफ़ी हैवी फाइन लग सकता है, साथ ही साथ उसे जेल भी जाना पड़ सकता है अगर वो ऐसा नहीं करता है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो। थर्ड, यहाँ पे अगर ओनर है कोई प्लेस का, जैसे कि मान लो किसी की जगह है वहाँ पे खजाना मिला है, किसी की ज़मीन है वहाँ पे अगर खजाना मिला है हमारा कोई इतिहास से रिलेटेड, तो यहाँ पर उस जिम्मेदारी बन जाती है उस पर्सन की, वो जो शेयर करे, जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट से शेयर करे। अगर नहीं करता है वो तो उसे जेल हो जाएगी 6 महीने के लिए और फाइन भी देना पड़ेगा, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ भी करनी पड़ सकती हैं। नाउ अब हमारा जो सेकंड एक्ट है वो कौन सा है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 का। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट कराई एक्ट की प्रोवाइड करे वो एक इफेक्टिव प्रिजर्वेशन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्ट लेकर आया था, उसने किसी पर्पज से लाया था कि जो भी हमारी अथॉरिटी यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं
ठीक है। हमारा जो ये सारी चीज़ें जो हमारी हेरिटेज है, परंपराएं, कल्चर है, बेसिकली चैप्टर ही पूरी इस चीज़ के ऊपर है। जितने भी आर्टिकल है सब हमारी जो कल्चर है, संस्कृति, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, ये भी उसी के ऊपर है। तो जो ये एक्ट है पर्टिकुलरली कंसर्न करा गया मॉन्यूमेंट से। अब जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल लाया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो ओनर है ये एग्रीमेंट साइन करेंगे ताकि जो कंजर्वेशन कर सकें, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और यहाँ पर ये स्टॉप कर देता है ओनर को फ्रॉम एडिंग ऑन टू डिमोलिशिंग। यहाँ पे ओनर को, यहाँ पे अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो कोई भी ओनर है उसका, उस जगह का, तो वो यहाँ पर डिमोलिश नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, डिसफिगर नहीं कर सकता। ओके। अगर हम बात करें लैंड को बेचने की, कोई लैंड है, मान लो पिछले हमारे कोई लैंड हो गई, मॉन्यूमेंट वाली लैंड हो गई, जहाँ पे मॉन्यूमेंट है कोई किसी ओनर की है, वो कुछ पहले का बना हुआ इतिहास का, तो उसके यहाँ पर जस्ट साइन कर लिया एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ, तो उसके बाद तो ये सिचुएशन आ गई। पहली बात तो कि वो उसे तोड़फोड़ नहीं करेगा। साथ ही साथ जब वो लैंड बेचेगा तो उसमें क्या होगा, हक वो गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट पहली फर्स्ट राइट होगी उस लैंड को खरीदने के लिए, उस जमीन को खरीदने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, गवर्नमेंट आगे आएगी, ठीक है। अब आते हैं एंटीक्विटीज के ऊपर। एंटीक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। अब एंटीक्विटीज क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्राचीन काल में जो भी हमारे छोटे मोटे सामान मिले हैं, अब ये एक्सपोर्ट हो जाते थे, है ना, एक्सपोर्ट कर लेता था कोई, तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक्ट लाया गया है कि कोई भी सामान जो हमारा इंडिया का बिलोंग करेगा वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा इंडिया से कौन सा बिलोंग करेगा, कल्चर से, हेरिटेज कल्चर से। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय की बात है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर से जा रहे थे तो यहाँ पे अपना यहाँ पे कुछ सामान वगैरह, इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स वगैरह ले जाते थे। तो उसके लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट कर दिया एक एंटीक्विटी एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947 आ गया, जिसने प्रोवाइड करा कि यहाँ पर रेगुलेशन दिया जाएगा और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो बाहर नहीं जा सकती, कैन नॉट बी शिफ्ड, वो बाहर नहीं जाएंगी इंडिया की बाउंड्रीज से। दो मेजर कंसर्न्स हैं इसमें। वो कौन कौन से कंसर्न थे, एक तो डायरेक्टर जनरल के यहाँ पर पहले वो इशू करेगा लाइसेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, और ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करे जाएगा इंडिया से, उसके लिए पहले डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, लाइसेंस इशू करेगा। फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल यहाँ पर उसके पास पावर है कि वो डिसाइड करे कि ये आर्टिकल एक एंटीक्विटी यानी कि एक हमारे प्राचीन काल से रिलेटेड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टर जनरल के ऊपर है। अगर डायरेक्टर जनरल जो कह देगा वो हमारा एक बाइंडिंग स्टेप हो जाएगा। नाउ अब बात करें हम लोग The ancient and historical monument and archaeological sites remains Declaration of National Importance Act 1951। इस एक्ट की बात करें तो इसमें भी फिर प्रोटेक्शन की बात आ गई। अब इस एक्ट में क्या होता है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के साथ ही साथ जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी साइट वगैरह जगह वगैरह हो गई, तो ये अर्लियर कंसर्न करी जाती थी एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के साथ, लेकिन उनको वापस रीडिक्लेयर कर दिया गया, वापस एक डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। पहले तो ये एक्ट में थी, पहले कौन सा एक्ट था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, लेकिन वापस इसे रीडिक्लेयर करा गया। कैसे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एक नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया। 1951 में अराउंड 450 मॉन्यूमेंट्स और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स को यहाँ पे ऐड करा गया एक ओरिजिनल लिस्ट ऑफ 1904 में कि हाँ भाई ये ओरिजिनल साइट्स हैं, ओरिजिनल मॉन्यूमेंट्स और ये इंडिया को बिलोंग करते हैं। और जो ये एक्ट है इसमें कुछ यहाँ पे कमियाँ थी, जो कि पैरिटी को ले आया, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एफ्लुएंस ऑफ इंडिया। फिर इसको यहाँ पर रिवाइज करा गया वर्जन को, फिर नाम दिया गया, वापस एक टाइटल आई, पहले इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, इस एक्ट में भी। फिर इस एक्ट को फिर से दोबारा लेकर आया गया, फिर क्या नाम पड़ा इसका, जो ये है हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये क्रिएट करा गया अगस्त 1958 में। जो ये वर्जन एक्ट का स्पेशली करा गया, दिमाग में ये चीज़ रखते हुए माइंड में कि जो फिजिकल आर्ट की क्राफ्ट्स हैं, जैसे कि हमारे स्कल्पचर्स हो गए, कार्विंग्स हो गए, कुछ और ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इन सबको कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, ये हमारा आर्टिकल देखता था। नाउ अब जो ये रिसेंट अमेंडमेंट हुआ एक्ट का, ये बनाया हुआ 2010 में, उसका जिसे टाइटल करा गया एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स अमेंडेड एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 में फिर इसमें कोई चेंजेस लेकर आए। अब चेंजेस जो आए उसका मेन प्रोविजन क्या था उसके बारे में बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो डिक्लेयर करे कोई भी मॉन्यूमेंट हो, कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट हो एंशिएंट टाइम की, मिडिवल टाइम की, कि वो एक रिपोजिटरी है नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस का हक है, उसे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है, कोई भी मॉन्यूमेंट हो, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल है उसके पास अथॉरिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो क्या कर सके, गार्जियनशिप कर सके, और यहाँ पर जो है मिलकर ये लोग क्या कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस करके चलें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्ट है ये प्रोवाइड कराता है जो गवर्नमेंट है और डायरेक्टरेट जनरल है, इनके पास पावर है, इनके पास ताकत है कि यहाँ पर ये एंटीक्विटीज़ जो अभी हमारी प्राचीन काल से रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं
उनको एक्वायर कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कहीं इधर से उधर ना जाया जाए। साथ ही साथ इनके पास ये भी हक है कि अगर कोई इन सब चीज़ों को लॉ वगैरह है इनको तोड़ता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पेनल्टी वगैरह भी लगाया जा सकता है, ये मिलकर लगा सकते हैं। नाउ आते हैं हम लोग फिफ्थ, दैट इज डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ऑफ 1954। अब जो ये एक्ट है ये अप्लाई होता है पूरे इंडिया के ऊपर, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। उसके बाद जो ये एक्ट डिफाइन करता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, बुक हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये एक्ट क्या डायरेक्ट करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिशर की कि वो इंश्योर करे कि यहाँ पर जितनी भी कंप्लीट कॉपी है सारे बुक की और न्यूज़पेपर की, ये सब सबमिट करी जाएंगी 4 नेशनल लाइब्रेरीज में। एग्जाम्पल है हमारे पास नेशनल लाइब्रेरीज जो दिल्ली में है, कोलकाता में है, ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट जो है फाइन कर सकती है पब्लिशर्स को अगर कोई पब्लिशर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो। नाउ सिक्स्थ आता है हमारा एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। जो ये एक्ट है ये इनेक्ट करा गया था इफेक्टिव कंट्रोल के लिए कि जो भी यहाँ पे मूवेबल कल्चरल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, कल्चरल रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटिक्विटीज़ हैं, उनको मूव ना कराया जाए, ठीक है, मतलब कि इन्हें इधर से उधर ना लाया जाए, ठीक है, इंडिया से बाहर ना ले जाया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये एक्ट लाया गया। जो ये एक्ट था ये 1 स्टेप फॉरवर्ड टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट, यानी एक मैंने जैसा कि बताया अभी आपको, जो ये एक्ट था इसका काम ये था कि जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं उस चीज़ को रोका जा सके, ठीक है, स्मगलिंग से रोका जा सके, स्मगलिंग को कम करा जा सके, फ्रॉडुलेंट डीलिंग्स को, यहाँ पे जो फ्रॉड वाली डीलिंग्स होती हैं उन सबको कम करा जा सके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्ट से, वो कौन कौन से हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्कल्पचर है, स्टोन है, टेराकोटा, मेटल, आइवरी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स इन पेपर, वुड, क्लॉथ, स्किन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो भी प्रोड्यूस करी गई हैं 100 साल पहले, ये सब एंटिक्विटीज़ के अंदर में आएंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ देश से बाहर जा रही है तो यहाँ पर ये गलत स्टेप है, इलीगल रहेगा। जो पर्सन इसके यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर, उसके लिए अगेंस्ट यहाँ पर कुछ भी चीज़ें यहाँ पे करा जा सकता है, उसके अगेंस्ट स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। नाउ कोई भी पर्सन है अदर देन एमिजरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का दूत के अलावा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर और संबंध विद द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपोर्ट एंटिक्विटी, यहाँ पे कोई भी जो एंटिक्विटी हमारी प्राचीन काल से संबंधित चीज़ें हैं उसको बाहर नहीं ले जा सकता। अगर ऐसा होता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर ये इलीगल कहा जाएगा। और दोज हु वांट टू सेल एंड परचेज ऑफ रेंट एंटिक्विटीज, कोई भी यहाँ पे रेंट वगैरह पे, किराया वगैरह पे एंटिक्विटीज को बेचता है, खरीदता है, ठीक है, तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद यहाँ पर वो लोग रजिस्टर होने चाहिए बिजनेस से, ठीक है, उनका जो बिजनेस है वो रजिस्टर होना चाहिए रजिस्टरिंग ऑफिसर से। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अगर पकड़ा जाता है एक्सपोर्ट करता हुआ आर्ट ट्रेजर को, एंटिक्विटी को बिना लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वहाँ पर उसको पनिशमेंट देने का पूरा हक बनता है। यूजुअली जो पनिशमेंट है वो 3 महीने की हो सकती है, उसे बढ़ाकर 3 साल भी करा जा सकता है, और साथ ही साथ एक भारी भरकम फाइन भी मारा जा सकता है उसके ऊपर। नाउ 7th आता है हमारा लास्ट एक्ट है जो कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। जो ये एक्ट है ये इनेक्ट करा गया था एट द बिहेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के बिहाफ में इसको इनेक्ट करा गया था, और जो कि एम्पावर करता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास वो परमानेंटली प्रिजर्व कर सकती है रिकॉर्ड्स इन पब्लिक डोमेन, ठीक है, जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी होंगे पब्लिक से रिलेटेड हमारे, उन सबको जो क्या होगा प्रोटेक्ट करना। जो ये एक्ट है ये ट्राई करती है रेगुलेट करना प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स को मैनेज करना। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए इस एक्ट में, वो क्या क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, माइक्रोफिल्म है, इमेज है, और किसी भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेशंस में है, कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इन सारी चीज़ों को देखेगा, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट को देखेगा। और यहाँ पे जितनी भी एजेंसी मेंशन करी गई है ऊपर, ये अपना रिकॉर्ड बना सकती हैं, साथ ही साथ नॉमिनेट कर सकती हैं, यहाँ पर नॉमिनेट कर जाएंगी, अपने खुद के ऑफिसर नॉमिनेट कर सकती हैं एज द रिकॉर्ड ऑफिसर, यानी कि पब्लिक रिकॉर्ड को देखने के लिए एक रिकॉर्ड ऑफिसर को जो है हायर करा जा सकता है और एक रिकॉर्ड रूम बनाया जा सकता है। फर्दरमोर जो रिकॉर्ड ऑफिसर होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा सारा मेंटेनेंस करने के लिए, जितना भी रिकॉर्ड्स है पूरे यहाँ पर जो है, अगर कोई भी यहाँ पर ऊंची नीच होती है तो हमारे जो ऑफिसर होगा इसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ अनऑथोराइज रिमूवल, डिस्ट्रक्शन, ऑल्ट्रेशन रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड ऑफिस में यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं, कोई भी सिस्टम अगर गड़बड़ी होती है तो हमारा रिकॉर्ड ऑफिसर की गर्दन पकड़ी जाएगी। रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस एक्शन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें एंड में देखें तो एक लाइन आती है, 2 लाइनें, क्या कि हम लोगों ने ये देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है,
ये दोनों ने मिलकर कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि जो हमारा कल्चर है इंडिया का, वैल्यूज़ है इंडिया की, उनको कैसे कैसे जो है प्रोटेक्ट करा जा सके, उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स उठाए गए हैं। तो गाइज इसी के साथ होता है हमारा आज का चैप्टर नंबर 20 फिनिश। चैप्टर नंबर 20 को हमने कर लिया है ख़त्म। तो गाइज जैसा कि हमने अभी, हाँ सही में ख़त्म हो गया चैप्टर नंबर 20। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो चैप्टर नंबर 21 रहेगा, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। उसको भी हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी एक लेक्चर में ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 22 रहेगा, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अभी यहाँ पर हमारे 4 चैप्टर रह गए हैं, जल्दी जल्दी हम इस बुक को ख़त्म करेंगे, पूरी कोशिश है। तो गाइज़ आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल गई हैं, और अभी यहाँ तक पहुँच गए हो आप तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि स्टडी आईएएस ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है रिलेटेड टू यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी स्टडी मटेरियल होगा तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। द हिंदू से लेके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, यानी कि आप आराम से रिलाय कर सकते हैं स्टडी आईएएस के ऊपर, और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अभी सीरीज़ लेकर आया हूँ ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, तो आपने देखा होगा डिटेल में सारी चीज़ें, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, और आप सारी चीज़ों को पढ़ कर नोट्स बना सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती हैं, जो जितनी भी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन जब लास्ट में होगा तो आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा ये जो सीरीज़ है इससे लेक्चर से नोट्स ज़रूर बनाते रहें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।